हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। इसमें हम आपको एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में इकाई नंबर 15 में आपका एक चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस वीडियो में हम क्या निराश हुआ जाए कि पूरा सारांश देखेंगे और उसके बाद हम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। तो इस वीडियो में आइए हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसको पूरा हल करेंगे। तो आप एक बार स्लाइड देखिए। सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको बैजनाथ द्विवेदी भी कहा जाता है, इनका हम पहले पूरा जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय देखने के बाद हम जो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है, इसकी हम पहले पूरा सार देखेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे कि इसमें इन्होंने क्या क्या कहा है। इन्होंने इसमें जो है निराशा की प्रति बताई है कि व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। उसके बाद इसकी हम महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वो आपके लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आपको लेकर आए हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, जिससे कि आपको एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में जो इकाई नंबर आपकी 15 है, उसका हम आज शुभारंभ कर रहे हैं और आपकी एक पहली जो वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें क्या निराश हुआ जाए का हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें हमने आपको इस जो इकाई नंबर 15 है, उसका जो चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या निराश किया जाए, पूरा कवर किया है। तो आपको बस एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आइए बिना देरी की हम कुछ बातें करें, आगे चल के देखेंगे कि कितनी हम जो मतलब कितने टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कम से कम टाइम में इस चैप्टर को सॉल्व करना है और इस चैप्टर की सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जो भी इस चैप्टर में है, आपका पूरा कवर किया जाएगा। तो आप बिना देरी के आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इनका हम सबसे पहले जीवन परिचय का एक बार नजर डालते हैं। तो इनका जो जीवन परिचय है, उसमें हमें देखना है, इसका देख रहे हैं, इनका जो उपनाम है वो क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब इनको पहले बाद में क्या कहा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा गया था। लेकिन इनका जो मूल नाम है, इनका जो बचपन का नाम है, इनका जो सही नाम है वो क्या है, इनका जो नाम था बैजनाथ द्विवेदी, इनका जो नाम पहले था। तो बैजनाथ द्विवेदी जो है इनका मूल नाम है, लेकिन इनको सब लोग क्या कह के पुकारते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को के नाम से पुकारते हैं। आइए आगे देखते हैं हम। कहीं कहीं पे आपको बैजनाथ भी मिल जाएगा, कभी कहीं पर आपको वैद्यनाथ भी मिल जाएगा। तो दोनों नाम इन्हीं की हैं। वैद्यनाथ द्विवेदी कह लो या आप बैजनाथ द्विवेदी कह लो, बात एक ही है। इनका जो मूल नाम है, उपनाम है, वो क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए आगे देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था, वो जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। तो याद रख लेना है आपको कि इनका जो जन्म है वो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। तो आपको ध्यान से याद रखना है कि इनका जन्म है 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। लेकिन कहां पर हुआ था आपको बताना है। तो इनका जो जन्म है वो है बलिया जिला। कौन सा जिला, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा जिला है, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में। यदि ग्राम का नाम पूछा जाए तो आप कैसे है, छपरा नामक ग्राम। कौन सा है ग्राम, छपरा। तो इनका जो ग्राम का नाम है वो है छपरा नामक ग्राम में, और जो जिला है इनका बलिया है। और कहा कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश में इनका नाम जो है जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है पंडित अनमोल द्विवेदी। क्या है, अनमोल द्विवेदी जो है वो इनके पिता का नाम है। आगे देखेंगे हम कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो प्रारंभिक शिक्षा है वो छपरा में हुई थी। और इसके बाद इन्होंने जो है डीलिट की जो उपाधि धारण की है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी उपाधि धारण की है, डीलिट की भी उपाधि इन्होंने धारण की है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो पत्नी का नाम है, इनकी पत्नी का जो नाम है वो है भगवती देवी। क्या है, भगवती देवी। तो भगवती देवी जो इनकी है वो पत्नी का नाम है। इनका विवाह जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1927 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। तो याद रखना है, इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पत्नी का नाम है। आइए आगे देखेंगे हम। आगे देखेंगे कि इनका पिता का नाम हो गया अनमोल द्विवेदी हो गया। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, डीलिट की उपाधि धारण की। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि इनकी जो शिक्षा है वो कहां पर हुई थी, इनकी शिक्षा भी हमने बताया कि कहां पर इनके गांव में प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। लेकिन आगे चलकर इन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वहीं से इन्होंने किया है। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इन्होंने वहीं से किया है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि जो डीलिट की उपाधि है इन्होंने कहां से धारण की, तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से, कहां से, लखनऊ विश्वविद्यालय से
जो है डीलिट की उपाधि धारण की। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि धारण की। लेकिन कहा जाए कब डीलिट की उपाधि धारण की, तो कौन से सन में इन्होंने डीलिट की उपाधि धारण की, तो डीलिट की उपाधि जो है 1949 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। कहां पर, लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि धारण की थी। आइए आगे देखते हैं हम, आगे इनका पेशा क्या है, तो ये एक साहित्यकार भी थे और एक अध्यापक भी थे। क्या क्या थे, यह एक साहित्यकार है और एक अध्यापक भी हैं। इन्होंने जो है काशी विश्वविद्यालय में 1950 में 1949 में जो है इनकी 1949 में जो है इनकी डीलिट की उपाधि मतलब इनको मिली थी। और 1950 में, कब, 1950 ईस्वी में इन्होंने जो है काशी विश्वविद्यालय में, काशी हिंदी विश्वविद्यालय है, वहां पे प्रोफेसर व अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। तो वहीं पे इन्होंने अध्यापक का कार्य किया है, मतलब पढ़ाया है। कब, 1950 ईस्वी में, कहां पर, काशी में हिंदी विश्वविद्यालय पर इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था और एक प्रोफेसर के रूप में भी चुना गया था। तो कब, 1950 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं इनकी भाषा कैसी है। इनकी जो भाषा है वो हिंदी है। आगे इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, आलोचनाएं भी लिखी हैं और संपादन भी इन्होंने लिखे हैं। तो देखिए हम देखते हैं इनकी जो है कौन कौन से निबंध हैं, कौन कौन से उपन्यास हैं, तो क्या क्या लिखा है। तो उपन्यास की हम एक बार देखें, तो उपन्यास देखें कि इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो हम देखेंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है इन्होंने लिखी, बहुत ही फेमस उपन्यास है इनका, क्या, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो याद रखना है आपको, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही लिखी गई है। दूसरी हम देखें, चारू चंद लेखा भी इन्होंने लिखा है। कौन सी, चारू चंद लेखा भी इन्होंने लिखा है। तो याद रखना है, पहली है बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरी है चारू चंद लेखा, तीसरी इनकी जो है अमान दास का पोथा। तो अमान दास का पोथा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक भी, इसको अनाम दास का पोथा कहते हैं, अनाम दास का, अनाम दास का पोथा, क्या, अनाम दास का पोथा। तो इसको अनाम दास का पोथा हम कहेंगे, अमान दास का पोथा नहीं है, यह अनाम दास का पोथा कहा जाता है। तो अनाम दास का पोथा भी इनकी एक रचना है। सूर साहित्य भी इनके द्वारा लिखा गया है। कौन सा, सूर साहित्य भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो सूर साहित्य भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो सूर साहित्य भी इनके द्वारा लिखा गया है। और इनके द्वारा पुनः नव का है, पुनः नव भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो यह इनकी जो है उपन्यास हो गए। अब आइए हम इनके निबंध देखते हैं, तो इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। तो इन्होंने एक तो निबंध लिखा है अशोक के फूल भी लिखा है। जो अशोक के फूल है इन्होंने 1950 ईस्वी में, जब ये हिंदी विश्वविद्यालय में काशी में थे, वहां पे लिखा है। तो कब, 1950 ईस्वी में इन्होंने लिखा है अशोक के फूल। तो कौन सा निबंध लिखा है, अशोक के फूल। दूसरा इनका कल्पतरु भी लिखा है। कौन सा, कल्पतरु। कल्पतरु इन्होंने जो कल्पतरु है वो इन्होंने कब लिखा है, तो कल्पतरु इन्होंने 1951 ईस्वी में लिखा। 50 में लिखा था अशोक के फूल, 51 में लिखा है कल्पतरु। आगे देखेंगे तो इन्होंने आगे लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कौन सा निबंध लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा है। और उसके बाद भी इन्होंने आगे लिखा है देवदारू। कौन सा, देवदारू जो है इन्होंने अगला जो निबंध लिखा है। तो देवदारू भी एक इनका निबंध हो गया है। आगे आगे देखेंगे इन्होंने बसंत आ गया, कौन सा निबंध लिखा है। एक इनके द्वारा लिखा गया जो निबंध है वो बसंत भी है, कि बसंत आ गया है, क्या आ गया है, बसंत आ गया है। और भी इन्होंने बहुत से निबंध लिखे हैं। जैसे हम बात करें कि गतिशील चिंतन, कौन सा, गतिशील, गतिशील चिंतन जो है, गतिशील, गतिशील चिंतन भी इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया था। कौन सा, गतिशील चिंतन। उसके बाद यदि हम और भी कोई देख लें तो आपको हम बता देते एक बार में कि साहित्य सहचर, साहित्य सहचर भी इनके द्वारा लिखा गया है। कौन सा, साहित्य सहचर भी इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया था। और उसके बाद इनको इनके द्वारा एक भी निबंध और ये भी लिखा गया है कि वर्षा गणपति से घनश्याम तक, वर्षा गणपति से घनश्याम तक भी इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया है। और मेरी जन्मभूमि भी इनके द्वारा लिखा गया है। घर जोड़ने की माया भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण निबंध हैं ये हैं, निबंध लिखे गए थे। आइए कुछ इनकी आलोचनाएं भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो महत्वपूर्ण आलोचनाएं देखते हैं। तो इन्होंने जो आलोचनाएं लिखी हैं इन्होंने, तो इनकी जो प्रमुख आलोचनाएं हैं उसमें हम देखेंगे, जो आलोचनाएं हैं इन्होंने हिंदी साहित्य में जो प्रमुख आलोचनाएं लिखी हैं उनमें इनकी जो
प्रमुख प्रमुख आलोचनाएं हैं वो हम देखेंगे। तो जो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, इन्होंने मुख्य आलोचना इनकी है कौन सी? हिंदी साहित्य की भूमिका। कौन सी? हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो इन्होंने लिखी है, हिंदी साहित्य की भूमिका। भूमिका तो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है। आगे और इन्होंने भी लिखी है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखा है। कौन सा? हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हो गई, हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, और आगे इन्होंने लिखा है साहित्य सहचर आदि जो है इन्होंने कुछ आलोचनाएं भी लिखी हैं। तो साहित्य सहचर जो है, साहित्य सहचर इन्होंने जो आगे आलोचनाएं लिखी हैं। अब आगे देखेंगे कि कुछ इन्होंने जो है वो संपादन भी लिखे हैं, कुछ इन्होंने संपादन भी लिखे हैं। तो संपादन में हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो, इन्हीं के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई रचना है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। तो ये संक्षिप्त वर्णन किया गया है पृथ्वीराज चौहान का इसमें, पृथ्वीराज रासो में। अगला है संदेश रासक। कौन सा है? संदेश रासक जो है इनके द्वारा संपादन लिखा गया है। और तीसरा जो है नाथ सिद्धों की बानियां, नाथ सिद्धों की जो बानियां हैं वो भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो इनके द्वारा जो है जी हमने संपादन भी देख लिए कि कौन कौन से इनके द्वारा संपादन लिखे गए हैं। अब हम देखेंगे इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हैं। तो इनको जो है पद्म विभूषण, जो पद्म भूषण पुरस्कार है, जो कब मिला था? 1957 ईस्वी में इनको मिला था। तो पद्म भूषण पुरस्कार इनको 1957 ईस्वी में भी मिला था। आगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इनको 1973 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1973 ईस्वी में इनको साहित्य पुरस्कार मिला था। और टैगोर पुरस्कार भी इनको मिला है। तो टैगोर पुरस्कार जो है इनको कब मिला था? टैगोर पुरस्कार इनको 1966 ईस्वी में मिला था। तो आपको याद रखना है कि टैगोर पुरस्कार इनको कब मिला था? तो टैगोर पुरस्कार इनको 1966 ईस्वी में मिला था। तो इनकी जो है प्रमुख प्रमुख जो है पुरस्कार भी इनके हमने देख लिए हैं। अब आइए आगे हम देखेंगे इनके, आइए हम विशेष देखेंगे, मतलब इनने और कौन कौन सा कुछ भी और क्या क्या किया है। तो ये कुछ इसके इनके बारे में कुछ विशेष चीजें हो जाएंगी, तो हम इनके बारे में कुछ विशेष देखेंगे। विशेष में हम देखेंगे कि आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कई सरकारी संस्थाओं में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए और सेवाएं देकर निवृत्त हो चुके थे। तो हमने ऊपर भी देख लिया है कि ये अध्यक्ष रहे हैं हिंदी विश्वविद्यालय के। और आगे हम देखेंगे इनका जो निधन है वो 19 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। तो 19 मई 1979 ईस्वी को जो है इनका निधन हो गया था। तो इनके निधन भी हमने देख लिए हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं हैं वो हमने सभी रचनाएं देख ली हैं कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, और चारू चंद्रलेखा है, अनामदास का पोथा है आदि। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा है जो इनके द्वारा 1946 ईस्वी में लिखी गई थी। तो याद रखना है कि 1946 ईस्वी में जो है बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी गई है। चारू चंद्रलेखा जो है इनके द्वारा 1963 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1963 ईस्वी में लिखी गई थी। और अनामदास का पोथा जो है 1976 ईस्वी में लिखी गई थी। यदि हमने अभी जी नहीं बताई है तो आप एक बार देख ले। 1976 में जो है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में, और चारू चंद्रलेखा जो है 1963 ईस्वी में, और एक है इनका पुनर्नव जो है 1973 ईस्वी में। कौन सा? पुनर्नव। पुनर्नवा जो है 1973 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई है। तो इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो हमने सभी उपन्यास आपको बता दिए हैं। अब आइए हम इसकी जो पूरा सारांश है, पहले हम पूरा पाठ देख लेंगे कि जो पाठ है किस कैसा लिया गया है। तो अब हमारा जो जीवन परिचय है वो हमारा जीवन परिचय खत्म हो गया था। आप बच्चों की रिक्वायरमेंट पर हमने जो जीवन परिचय है, पहले हम आपको बताते थे शॉर्ट में जीवन परिचय, लेकिन अब इस वीडियो में आपको लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी कि सर आपके द्वारा जो जीवन परिचय बताया जाता है वो आप कृपया पूरा बताएं। हमने आपसे बोला भी था कि यदि आपको पूरा जीवन परिचय देखना है तो आप लोग हमको बता सकते हैं। तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ हमें सर पूरा जीवन परिचय देखना है। तो हमने इसमें जो जीवन परिचय ऊपर देखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें जितने भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें आपके कवर करवा लिए हैं। तो अब आइए देखते हैं हम क्या निराश हुआ जाए में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो क्या कहते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करके
वो आप हमारे साथ एक बार बने रहिए और इसका हम पूरी जो कहानी है, जो निबंध दिया गया है, इसको हम पूरा हल करेंगे। तो एक बार आप पढ़िए पूरा, जिससे कि हमें इसका जो सार है वो पता चल जाए। इसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम इस निबंध के बारे में आपको कुछ बात बता दें। जो निबंध है जे कि कुछ जो निबंध है, क्या निराश हुआ जाए, इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने बताया है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उसको जो पॉजिटिव चीजें हैं वो देखना चाहिए। हाँ, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको निराश करेंगी, बहुत सी क्या अधिकतर ऐसी चीजें हैं जो आपको क्या करेंगी, निराश करेंगी। लेकिन व्यक्ति को निराश वाली चीजों को छोड़कर और जो पॉजिटिव चीजें हैं उन साइड देखना चाहिए। वो अपना जीवन जो है इसी प्रकार से सुख में बिताना चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ निराशाजनक चीजें होती हैं और कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। तो व्यक्ति क्या है, सभी लोग किसी की बुराई ज्यादा देखते हैं लेकिन उसकी अच्छाई पर गौर नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति के जीवन में जो बुराइयां हैं वो तो ठीक है, व्यक्ति गौर कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी अच्छाई भी देखिए कि वो व्यक्ति किन किन मामलों में अच्छा है। तो इसी प्रकार से इन्होंने इसमें क्या निराश हुआ जाए में जो बातें बताई हैं, इन्होंने इसमें जो पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, न्यूज चैनल होते हैं, उनके बारे में ही बताया गया है कि वो न्यूज चैनल वाले जो होते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक गलती कह दे तो उसकी सारी गलतियां दिखाएंगे, लेकिन यदि उसकी जितनी भी अच्छाइयां हैं वो उस गलती का कारण वो सब छिपा देते हैं। तो उन्होंने बताया है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें न्यूज चैनल में जो है वो पॉजिटिव खबरें भी देखना चाहिए, और जो नेगेटिव खबरें, जिससे पॉजिटिव खबरें यदि आप देखोगे तो आपकी नेगेटिव जो माइंड में नेगेटिविटी आती है वो सब खत्म हो जाएगी। तो आपको पॉजिटिव साइड ज्यादा ध्यान देना है। इस वीडियो में इन्होंने मतलब इस निबंध में इन्होंने यही बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मेरा मन कैसा होता है, कभी कभी बैठ जाता है, मतलब हमारा जब आप ज्यादा हताश हो जाते हैं तो मन क्या होता है, आपका बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, समाचार पत्र आप देखते हो तो उसमें क्या है, ठगी है, डकैती है, चोरी, तस्करी आदि और भ्रष्टाचार के जो समाचार भरे रहते हैं। तो ये जो कभी कहता है वो कहता है कि मेरा मन क्या है, बैठ जाता है। कब, जब समाचार पत्रों में हम ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार वगैरह ये चीजें हम दिखते हैं। आगे उसने कहा है कि आरोप प्रत्यारोपण, जो आरोप है मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आरोप प्रत्यारोप, किसी के ऊपर प्रत्यारोप किया गया है कि इसने ये काम किया है। तो आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जो पेपर है, न्यूज चैनलों में हर बार दिखाया जाता है कि इसने ये काम कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तो ऐसा आरोप और प्रत्यारोप जो लगाए गए हैं जिससे कि लगता है कि देश में अब क्या है, ईमानदारी ही खत्म हो गई है। आगे कहा है उन्होंने कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे आरोप लग गए हैं कि आप क्या, आजकल हर व्यक्ति को क्या देखा जा रहा है, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है कि ये पता नहीं सही है या खराब है। आगे कहा है जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतनी ही अधिक दोष दिखाई जाते, मतलब जो जितने ऊंचे पद पर होगा, मतलब कोई अगर बड़े पद पर है तो उसकी जो बुराइयां हैं वो ज्यादा दिखाई जाएंगी, लेकिन वो नहीं दिखाया जाएगा कि वो अच्छाई भी तो कुछ कर रहा है, उसकी अच्छाई को बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि जो जितने ऊंचे पद पर होगा उसकी उतनी ही अधिक क्या है, बुराई दिखाई जाएंगी, दोष दिखाए जाते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा है कि आज के समय में क्या है, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, मतलब जो शांत है वही सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उन्होंने कहा यदि कोई कुछ कहता है तो उसमें व्यक्ति क्या करने लगते हैं, दोष खोजने लगते हैं। इसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषी को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि यदि किसी ने कोई दोष किया है तो उसके जो दोष हैं वो ज्यादा दिखाए जाएंगे, लेकिन उसकी अच्छाई को क्या है, सारे गुण जो है भुला दिए जाएंगे, अच्छे गुण। आगे कहा है कि दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। जो क्या है, दोष भी बोल रहा है, किसमें नहीं, सब में दोष है, लेकिन हर आदमी क्या है, ज्यादा दोषी दिख रहा है क्योंकि समाचार पत्रों में ज्यादा दोष दिखाया जा रहा है। आगे है गुड़ी कम या बिल्कुल ही नहीं। उन्होंने कहा है कि जो है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम बा
बिल्कुल ही नहीं। उन्होंने कहा गुण तो किसी में है ही नहीं, खत्म ही हो गए जी, उन्होंने कहा है। आगे है, स्थिति अगर ऐसी रही तो निश्चित ही चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही आगे स्थिति बनी रहेगी तो यह चिंता का विषय है देश के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति फिर किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकता। आगे कहा है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? उन्होंने कहा ऐसा ही भारतवर्ष है जिसका सपना जो है तिलक जी थे और महात्मा गांधी ने देखा था। आगे उसमें कहा गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य जो है भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपी और भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि और मानव महासमुद्र क्या क्या सूखी ही गया? मतलब उन्होंने कहा है कि जो हमारा भारत पहले आर्य और द्रविड़ कहा जाता था, हिंदू मुस्लिम रहते थे, यहाँ पे यूरोप भारतीय भी थे, इनको उनका कहा है जो क्या हमारा महान समुद्र जो है, भारत का जो इतना बड़ा समुद्र है, मतलब पूरा भारत जो है उसमें इतने सब लोग रहते थे, वो मिलजुल कर रहते थे, क्या वह बातें अब सब भूल ही गए हैं? क्या सूख ही गया है सब? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सामने का भारत है और रहेगा। उन्होंने कहा जो हमारा है, जो हमारा भारत है, मनीषियों के सपने का जो भारत है वो आगे रहेगा ही। आगे कहा गया है, यह सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो सही लोग हैं वो इस समय दुखी हैं और जो खराब लोग हैं वो ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे में हम जो है वो क्या करेंगे? आगे इस पाठ में कहा है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रहण को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बंधकर रखने का प्रयत्न किया है। मतलब उन्होंने कहा है कि आगे कहा है कि जो बुद्धि है हमें बुद्धि के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि लोभ माया क्रोध में हमें उसी प्रकार से हमें रहना चाहिए। आगे कहा है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा है कि जो है बीमार के लिए दवा भी चाहिए और भूख के लिए खाना भी चाहिए, और जो है गुमराह के रास्ते पर जो है उसकी हमें क्या है उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उससे हमें सही रास्ते पर लाना चाहिए। आगे कहा है कि हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू करने के लक्ष्य से प्रेरित हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देने लगते हैं। उन्होंने कहा है
कि जिस व्यक्ति को, जैसे सरकार किसी व्यक्ति को, सरकार जो है वो जितने भी काम कहती है किसके लिए कहती है, सरकार जितने भी काम कहती है लोगों की भलाई के लिए कहती है। जैसे वो हम कृषि के लिए बजट देखते हैं, उद्योग के लिए, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी के लिए बजट देखते हैं। लेकिन जो बजट बनाया जाता है, जितने पैसे शिक्षा विभाग में आए, स्वास्थ्य विभाग में आए, आप देखते हैं शिक्षा स्कूलों में जितने पैसे आते हैं कि मतलब जो बच्चों के भवन के निर्माण के लिए, जो किताबों के लिए, जो ड्रेस के लिए, तो इसका आधा से ज्यादा जो पैसा है इसके बिचौलिए जो होते हैं वो ही खा जाते हैं। तो यही बात तो उन्होंने बताया है कि जो इसमें जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो ही क्या है, इसी को खराब कर रहे हैं। लगाया जाता है, उनका मन सब कुछ पवित्र नहीं होता, मतलब वे कह रहे हैं जी सही आदमी नहीं है, और उनका लक्ष्य क्या हो गया, अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान देने का हो गया है। बल्कि उन पैसों का यूज कहाँ होना चाहिए था, उन पैसों का यूज इन जगहों पे होना चाहिए था, लेकिन वो लोग अपनी सुविधाओं के लिए इन पैसों का यूज करने लगे हैं। आगे कहा गया है कि भारत वह सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में जो है अंतर कह दिया गया है। किसमें, कानून और धर्म में। पहले के जमाने में यदि कोई कानून था वही धर्म था, मतलब हमें सदा सत्य बोलना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, किसी की चोरी डकैती नहीं करनी है, और ये सब। तो आदमी आजकल क्या कर रहा है, धर्म और जो कानून है उन दोनों के बीच में उन्होंने अंतर कर लिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो जो धर्म धीरू हैं वे क्या करते हैं, कानून का लाभ उठा लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस कानून में यदि हम फंस जाएंगे तो इस प्रकार से हम निकल भी जाएंगे इस कारण से। आइए आगे कहा गया है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भारतवर्ष है, कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे रगों में जो है अभी भी क्या है, ईमानदारी का खून है। हम जो आजकल भी हम सुनते हैं, अपने घर वालों से भी सुनते हैं और सभी लोग सुनते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें जो है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई झूठ बोलता है तो भी हम बता देते हैं कि भैया झूठ मत बोलो, झूठ खराब चीज है। तो आज भी हम अपने बच्चों को यह शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आत्मीयता भी, वो आध्यात्मिकता अभी भी हमारे देश में है। आगे है, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। मतलब हर व्यक्ति झूठ बोल तो रहा है लेकिन उसको भी ये पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहा गया है दब तो गए हैं लेकिन अभी नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम कहता है, महिलाओं का सम्मान कहता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव कहता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतनी आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। आगे कहा गया है कि और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आगे कहा गया है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को जो उद्धृत माने उसको बताना करके उसमें रस लिया जाता है, और 200 उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेना, उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। आगे कहा गया है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसमें मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए
रख दिए और बोला, यह बहुत गल यह बहुत गलती हो गई है। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गहराई थी। मैं चकित रह गया। तो उन्होंने ऐसी घटना अपनी बताई है। आगे है कि कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। आगे उन्होंने कहा, एक बार मैं बस की यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। आगे है कि बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी जगह पर एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित। अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। आगे है कि कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारते पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, परंतु उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उसे उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस का पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटा पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। आगे कहा गया है कि ऐसे बहुत ही मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। ऐसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखा आगे है, जिनमें धोखा खाया वो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने आकर सहायता की है, निराश मन को ठसक दिया है और हिम्मत बंधाई है। कभी बार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने
प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसा अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजों तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत वर्ष को पानी की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होना मन होने की जरूरत नहीं है। तो इस पाठ में जो है आपको यही बताया गया है कि जो देश में बहुत बुराइयां भी हैं और बहुत सी अच्छाइयां भी हैं। तो आप इस पाठ को समझ ही गए होंगे। अब आइए हम जल्दी से इस पाठ के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल कर लें और अपना जी पाठ खत्म करें, क्योंकि हमें जो है बहुत सी इकाइयां भी कंप्लीट अभी करनी है। तो आप लोग वीडियो को देख के और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी ध्यान से पढ़ें। और एमपी वर्ग 2 में जो जितनी भी आपकी जो टॉपिक आपके आना है, इसके संबंध में हम आपके महत्वपूर्ण वीडियो ला भी रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से लाते रहेंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्लासें हैं हम आपके वो भी लाएंगे। लेकिन अभी हम आइए और देखते हैं ऑब्जेक्ट। पहला हमारा है, इस पाठ के लेखक कौन है। तो आपको पता है कि इस पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो इस पाठ के लेखक हैं। आइए अगला हमारा है कि आजकल के समाचार पत्रों में जो छापी खबरों को देखकर लेखक की क्या स्थिति होती है। तो आजकल की जो खबरों को देखकर क्या है, पहला है उसका मन बैठ जाता है, दूसरा उसे अपने लेख के लिए सामग्री मिल जाती है, तीसरा उसका मन खुश हो जाता है, चौथा वह संपादक को पत्र, जो इसका आंसर आपको पहले ही मिल गया था कि इसका आंसर आ होगा, उसका मन बैठ जाता है यह खबरें पढ़कर। आइए तीसरा हमारा है क्वेश्चन, समाज के ऊपरी वर्ग में मानवीय मूल्यों की क्या स्थिति है। पहला है वे प्रगाढ़ हो रहे हैं, दूसरा वे कम होते जा रहे हैं, तीसरा वे बहुत बढ़ गए हैं, चौथा वे यथावत बने हुए हैं। तो जो तीसरा का आपका आंसर है वो है वे कम होते जा रहे हैं। तो समाज में ऊपरी वर्ग में मानवीय मूल्यों की क्या स्थिति है, वे कैसे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। आइए अगला चौथा हमारा है, लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसी मानवीय गुण क्यों बचे हुए हैं। तो पहला है कि धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण, दूसरा है कानून को धर्म से बड़ा समझने के कारण, तीसरा है धर्म और कानून को बराबर समझने के कारण, और चौथा है धर्म और कानून में कोई संबंध ना होने के कारण। तो इसका जो आंसर आपका चौथा का होगा वो होगा कि धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण जो है लोगों में ईमानदारी उनके गुण बचे हुए हैं। तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा, का इसका आंसर हो जाएगा धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण। आइए पांचवा हम देखते हैं, पांचवा हमारा है कि कानून की कमियों का लाभ कौन सा वर्ग उठा रहा है। तो कानून की कमजोरियों का जो लाभ है वो कौन सा वर्ग उठा रहा है। पहला है समाज का मध्यम वर्ग, दूसरा निम्न, उच्च और सभी। तो इसका आंसर होगा कि जो उच्च वर्ग है जो कानून की कमियों का लाभ उठा रहे हैं। आइए अगला है हमारा छठवां हमारा है कि मनुष्य का मनुष्य से प्रेम कहना, महिलाओं का सम्मान कहना आदि किसकी प्रेरणा है, आदि किसका प्रमाण है। तो इसका का ऑप्शन हो जाएगा मानवीय मूल्य नष्ट होने का, मानवीय मूल्य बचे रहने का, सामाजिक दबाव का, और चौथा है कानून का भय होने का। तो आपका जो छठवें का आंसर होगा वो होगा मानवीय मूल्य बचे रहने के कारण ही व्यक्ति प्रेम कहता है और महिलाओं का सम्मान कहता है। तो इसका आंसर खा हो जाएगा मानवीय मूल्य बचे रहने का। आइए अगला हम देखते हैं, हमारा सातवां क्वेश्चन है कि लेखक को कौन सी बात ज्यादा बुरी लगती है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका कि दोषों को प्रकट कहना, दूसरा अंदर लेने के लिए दोष गिनाना, सॉरी आनंद लेने के लिए दोष गिनाना, तीसरा है बुराई में आनंद लेना, चौथा है दूसरों की अच्छाई ना प्रकट कहना। तो आपका जो सातवां को आंसर होगा वो होगा कि दूसरों की अच्छाई प्रकट ना कहना ही जो क्या है, उसकी केवल बुराइयां देखते हैं लोग, लेकिन उसकी अच्छाई कोई नहीं देखता। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा घ। आइए अगला हम देखते हैं, हमारा आठवां क्वेश्चन है कि आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे रहते हैं। तो पहला है फिल्म दुनिया की खबरों से, दूसरा है
अच्छाइयाँ और ईमानदारियों की खबरों से, तीसरा विज्ञापनों से, चौथा तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूट आदि की खबरों से। तो इसका आंसर आपका घ जी लास्ट हो जाएगा कि आजकल का जो समाचार है फ्रंट पे आप देखते हैं कि यहाँ पे चोरी हो गई, जो भ्रष्टाचार इतना हो गया, ये हो गया। तो तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटपाट आदि की खबरों से आज का जो समाचार पत्र है वो भरा रहता है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि दोषों का पर्दाफाश कहना है, बुरी बात, अच्छी बात और निरर्थक बात या इनमें से कोई नहीं। तो जो 9वां का आंसर आपका होगा वो होगा अच्छी बात। क्या है? दोषों का पर्दाफाश कहना कैसी बात है? अच्छी बात होती है। आइए अगला हम 10वां क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, कानून की त्रुटि का लाभ, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन से लोग संकोच नहीं करते? तो पहला आपका हो जाएगा धर्मगुरु, दूसरा है धर्मगुप्त, दूसरा है धर्मवीर, तीसरा है धर्मभिखु भीरु और चौथा है युद्ध वीर। तो इसका आंसर जो है धर्मभीरु जो है वो लोग क्या है, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में निम्नलिखित में से कौन लोग संकोच नहीं करते? तो धर्मभीरु जो है वो संकोच नहीं करते। तो आइए अगला है, लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है? पहला है लोगों द्वारा दूसरों के दोषों को छुपाना, दूसरा है दूसरों के गुणों को छिपाना, तीसरा है लोगों द्वारा दूसरे की अच्छाइयों का विचार और चौथा है आपका समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठगी, डकैती आदि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 11वां का हो जाएगा दूसरों के गुणों को छिपाना जो है व्यक्तियों की चिंता का विषय बन गया है कि उसके गुण छिपा रहे हैं, बुराइयां उसकी उजागर कर रहे हैं लेकिन उससे गुण छिपा रहे हैं। तो यही बात इस पाठ में कही गई थी। आइए अगला हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? तो पानी और दूध, दूध और पानी, चाय और बिस्कुट, मिठाइयाँ और अगला है टिकट और खुले खुले पैसे। तो आपका इसका 12वीं का आंसर हो जाएगा दूध और पानी जो है लेखक के बच्चे के लिए वो है लाया था। तो इसका आंसर पहला हो गया। आइए अगला हमारा है 13वां, आज देश में करोड़ों लोग हालात में किस हालात में जी रहे हैं? तो खुशहाली में, समृद्धि में, जरूरत पूरी करने के लिए और दरिद्रता में। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा जो है घा, दरिद्रता में जो है सभी लोग आजकल जी रहे हैं, करोड़ों लोग। तो आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है कि इस माहौल में जीवन के महान मूल्यों की क्या स्थिति है? तो पहला है मजबूत हुए हैं, दूसरा है उन पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, तीसरा है उन पर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर 14वें का जो आंसर होगा वो होगा कि उन पर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। ये है वो इस माहौल में जीवन के महान मूल्यों की क्या स्थिति है? तो उन पर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। आइए 15वां हमारा है कि गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग खाली स्थान पर ध्यान देने लगे हैं। तो जो लोगों को गरीबी मत दूर करने के लिए लगाया गया था वो क्या कर रहे हैं? गरीबों की माने कई लोग खाली स्थान पर ध्यान, तो गरीबों पर ध्यान, गरीबों की गरीबी पर, गरीबों की, दूसरा है अभावग्रस्त लोगों की, तीसरा है विपन्न लोगों की, चौथा है अपनी सुख सुविधाओं की। तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी सुख सुविधाओं की पर ध्यान देने लगे हैं जो गरीबी को, जिनको गरीबी दूर करने के लिए लगाया गया है। आइए अगला है हमारा 16वां, मूर्खता का पर्याय किसे समझा जाने लगा है? तो छल को, झूठ को, ईमानदारी को या बेईमानी को। तो इसका आंसर होगा जो ईमानदारी है, ईमानदारी को क्या समझा जाने लगा है? मूर्खता का पर्याय समझे जाने लगा है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन जो है वो है टिकट बाबू 90 रुपए लेखक लेखक को ढूंढता हुआ डिब्बे में आया, उस समय लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहा था? तो लेखक किस प्रकार के डिब्बे में था? फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, स्लीपर में या एसी कोच में? तो आपको इसका आंसर बचाना है। तो इसका आंसर होगा लेखक जो था वो सेकंड क्लास में था। कौन से में? सेकंड क्लास में लेखक बैठा था। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन रहेगा कि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और
आध्यात्मिकता जैसे मूल्य आज भी नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वे पहला है बहुत बढ़ गए हैं, दब गए हैं, मिट गए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का जो आंसर है वो है दब गए हैं। क्या हो गया है? दब गए हैं। जी, जब जितने ईमानदारी सच्चाई मूल्य आजकल नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि क्या हो गए हैं? नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि दब गए हैं। आइए अगला है कि 19वां है, आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? तो पहला है ईमानदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, या निहीर और भोले भाले लोग, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा उपयुक्त सभी। ईमानदार, मेहनत करने वाले, निहीर और भोले भाले लोग आजकल क्या है? आजकल परेशान हैं। और जो चोर डकैत जो खराब लोग हैं वो आजकल संपन्न हैं और अच्छे दिखाई देते हैं। आइए लास्ट में हमारा है, वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किसके हिस्से पड़ी हुई है? तो क्या है? भीरू और बेबस के। दूसरा है सत्य बोलने वालों तथा श्रमजीवों के। तीसरा है परिश्रमी और ईमानदार के। और चौथा है कुछ भी कहने वालों वाले के। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कि भीरू और बेबस लोगों के जो सच्चाई है इन्हों के हिस्से में पड़ी हुई है। तो इस चैप्टर के हमने सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और जो है इसकी पूरी व्याख्या, हमने कहानी भी पढ़ ली है, और जो है इसके हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय भी आपको पूरा बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार से आपके लिए आगे जो है टॉपिक पर इसी प्रकार से हम आपको जो क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। और आप लोग यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी गई है। तो आज के लिए इस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।